नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम आज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही एमसीक्यू को भी लेके आए हैं। हर एक टॉपिक को खत्म करने के बाद उसका एमसीक्यू बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे एक अनुभव हो जाएगा कैसे इस सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को हम एमसीक्यू के माध्यम से एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं, बीपीएससी टीआरई और स्टेट के अंदर जो एमसीक्यू पूछा गया है जो सी प्लस प्लस से रिलेटेड, ठीक है, वो सबको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है ना, ये क्या है, ठीक है। तो यहां देखा कुछ है लिखा हुआ, देखिए। सी प्लस प्लस जो है ना, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इसके अंदर कोई भी काम करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बेस पर करेंगे। जैसे अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का अगर आपको नॉलेज होगा तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्यादातर। लेकिन जैसे ही सी प्लस प्लस की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिलता है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया कि कोई भी काम को क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर करेंगे। क्लास जो होता है ना, एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लॉक है। हम इस सबका डेफिनेशन आगे बताएंगे। फिलहाल अभी समझिए कि क्लास जो है ना, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जिस तरह से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर हम लोग कोई भी चीज डिफाइन करते थे तो एक फंक्शन बना लेते थे, उसी के अंदर सारा चीज डिफाइन कर देते थे। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर जो भी काम हम लोग करेंगे तो वहां पर एक क्लास बनाते हैं, जो जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्लास बना हुआ है स्टूडेंट नाम का। उसके अंदर डेटा मेंबर है, नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, इसे और भी कुछ होगा। उसी तरह उसका फंक्शन होगा, रीड करेगा, प्ले करेगा, फीस पेड करेगा, ये सब फंक्शन है। तो ये क्लास और फंक्शन की बेस पर एक ब्लॉक बना देते हैं, जिससे एक मॉड्यूल तैयार हो जाता है। मतलब इसको एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है, एक मॉड्यूल वे पर काम करता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस क्लास के अंदर जितने भी हमको वर्किंग करना होता है सब आसानी से कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से। तो फिलहाल अभी एक इंट्रोडक्शन है, आगे चल के और डिटेल आपको समझ में आएगा, तो वीडियो में बने रहे। देखिए, सी प्लस प्लस को जो है ना, एट एंड टी बेल लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया गया था 1979 के अंदर। 1979 के अंदर जो है ना, ब्रजने स्ट्रुप ब्रजने स्ट्रुप जो है, ये एक साइंटिस्ट थे जिसने इसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को बनाए थे। और जिस समय बनाए थे उस समय इसका नाम भी सी प्रोग्रामिंग रखा गया था। लेकिन बाद में देखा गया क्या कि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स लाने के बाद जो है ना, 1983 के बाद उसका नाम को बदल के एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में उसका दे दिया गया सी प्लस प्लस, ठीक है। ये चीज है। अब यहां पर कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कंबाइन विद डेटा एंड फंक्शन। मतलब आप यहाँ पर जो देखे हैं इधर नीचे, मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा ना, वो डेटा और फंक्शन के बेस पर एक कंबाइंड होगा। माने उसके अंदर डेटा मेंबर देखने को मिलेंगे और फंक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस सबको देखते हैं आगे। अब जैसे अब जिस डेटा को हम अलाउ करेंगे, एक्सेस करेंगे, उस हिसाब से उसका हम यूज कर पाएंगे। अब कहता है कि इस तरह से डेटा को जो सच कम्बिनेशन डेटा कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब उसके अंदर के जो डेटा है, डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, उस पर हमको किसी तरह का प्रोसेसिंग कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है, तो सबसे पहले हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक इंस्टांस बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इंस्टांस ऑफ क्लास होता है। तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिससे क्लास से एक रिलेशनशिप जुड़ गया। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पर क्या किए, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिए S1। अब जैसे ही S1 बना लिए तो ये क्या होगा, इस क्लास से लिंक हो गया। और जैसे ही लिंक हो गया तो ये ऑब्जेक्ट जो बना S1, इस S1 से उसके अंदर की जो फंक्शन है, जैसे S1 डॉट रीड फंक्शन दिख रहा, S1 डॉट प्ले ये फंक्शन है, S1 डॉट फीस फी है, ये फंक्शन को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं और वो काम हो जाता है, ठीक है। तो यही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी फिलहाल आगे चल के समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप जान पाए कि अब सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको व्रजने स्ट्रॉस्टुप जो है ना, साइंटिस्ट 1979 में इसको
बनाए थे, डेवलप किए थे, इन्वेंट किए थे, और सबसे पहले जिसमें बनाया गया था उसमें इसका नाम सी प्रोग्रामिंग ही था। लेकिन बाद में चल के इसका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स लाने होने के कारण इसको अलग एक नाम चेंज कर दिया गया सी प्लस प्लस के रूप में। और सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग कोई भी काम डेटा मेंबर फंक्शन के बेस पर करते हैं, और डेटा मेंबर फंक्शन एक ब्लॉक के अंदर था जिसको क्लास कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना सारा बात समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। अब यहाँ पर देखिए एक एक टॉपिक को बारी बारी से हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम एमसीक्यू को भी लाए उसको बनाएंगे अच्छे से। देखिए सी प्लस प्लस में कैरेक्टर का जो सेट है, मतलब जिस कैरेक्टर को हम यूज करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लेटर है, डिजिट है, सिंबल, स्पेशल सिंबल है। जैसे अगर लेटर की बात करें ABCD से लेकर जेड तक, छोटा वाला या बड़ा वाला, ये चीज एक कैरेक्टर का एक सेट कहला जाएगा जिसका हम यूज करेंगे। 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो जाएगा, और ये सारे सिंबल है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, कैप है स्क्वायर के लिए, बैकवर्ड स्लैश है, क्लोजिंग मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग है या क्लोजिंग दोनों है। इस तरह से ये सारे सिंबल है, इस सारे सिंबल के सेट को एक कैरेक्टर सेट करते हैं, मतलब ये सारे कैरेक्टर काउंट होते हैं। और कैरेक्टर के अंदर हमको देखने को मिलता है लेटर, ये ABCD से जेड तक, डिजिट देखने को मिलता है, नंबर देखने को मिलता है 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल सिंबल देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट एक कैरेक्टर का सेट कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको एक चीज समझ में आएगा, इसका यूज हम आगे चल के करेंगे। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोकन। टोकन क्या होता है कि टोकन जो होता है ना, जो कैरेक्टर आप पीछे पढ़े हैं ना, उस कैरेक्टर को कंबाइन करके एक रूल को फॉलो करके कुछ बनाते हैं हम लोग, तो छोटे छोटे पार्ट टोकन कहलाता है। टोकन को जस्ट लाइक कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, मतलब एक प्रोग्राम का छोटा छोटा जो भाग होता है वो एक टोकन होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक प्रोग्राम हम आगे चल के दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ देखिए एक प्रोग्राम बना हुआ है, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर देखिए अगर ये एक इंक्लूड के बारे में बात करें, iostream.h के बारे में बात करें, इंट के बारे में बात करें, मेन के बारे में बात करें, void के बारे में बात करें, सी आउट के बारे में बात करें, ये कर्ली ब्रैकेट खुला है, ये बंद हुआ, इसके बारे में बात, मतलब प्रोग्राम के एक छोटे से छोटे यूनिट के बारे में अगर बात करें तो वो टोकन कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। अभी आइए पीछे आइए, तो ये टोकन है। अब टोकन के रूप में हम लोग को कुछ सी प्लस प्लस के अंदर देखने को मिलता है आइडेंटिफायर। ये सब टोकन का टाइप है। टोकन के बारे में मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। अब यहां पर देखिए टोकन के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटरल्स, पंचुएशन है ना, पंचुएटर और ऑपरेटर, ये सारा जो है ना ये टोकन के अंदर आता है। तो बारी बारी से इस चीज को पढ़ेंगे आगे। देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफायर के बारे में समझते हैं। देखिए आइडेंटिफायर जो है ना, आइडेंटिफाई नाम के वर्ड से बना है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। किसी चीज की जो हम पहचान करते हैं उसी को आइडेंटिफाई करते हैं, माने पहचान होना या करना, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर जो है आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम के अंदर जो छोटे छोटे टोकन बनाएंगे तो उस टोकन के अंदर जो है ना आइडेंटिफायर होता है जिससे उसकी पहचान, जैसे अगर मान लीजिए वेरिएबल बनाना हो तो एक आइडेंटिफायर वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर के रूप में होगा। फंक्शन बनाना हो, फंक्शन का नाम जो है आइडेंटिफायर हो जाएगा। उसी तरह क्लास बनाना हो, क्लास का जो नाम होगा वो एक आइडेंटिफायर होगा। मतलब वो क्लास का जो नाम होगा वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो एक तरह का आइडेंटिफायर है। कोई फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम मान लीजिए शो नाम का फंक्शन है, void शो। अगर हम फंक्शन बनाते हैं void शो नाम का फंक्शन बनाते हैं, तो ये void शो जो फंक्शन है ना, ये शो नाम जो फंक्शन का हुआ, ये क्या हुआ, एक आइडेंटिफायर हुआ। कंप्लीट फंक्शन के अंदर जितने भी कोड हैं उसको ये शो रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद करते हैं आप आइडेंटिफायर के बारे में समझ गए होंगे। आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिफायर को हम लोग वेरिएबल का रूल को फॉलो करेंगे। आइडेंटिफायर के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो अल्फाबेट होगा। सिंबल के रूप में हम लोग अंडरस्कोर को यूज करेंगे, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर को यूज करेंगे, ये चीज है। उसके अलावा कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे फिलहाल में। और आइडेंटिफायर का जो नाम होता है ना, उस नाम का पहला अक्षर नंबर नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं एक फंक्शन ABC और जगह छोड़ के लिख दिए BCD, अब बताइए स्पेस हो गया। अगर ये हम एक फंक्शन का नाम आइडेंटिफायर के रूप में देते हैं तो क्या ये फंक्शन सही है? नहीं है, गलत है। तो फंक्शन के नाम में आइडेंटिफायर का रूल ये फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये स्पेस नहीं दे सकते हैं बीच में। उसके बाद आगे आइए, यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफायर के रूप में हमको देखने को मिलता है टोटल और स्मॉल में टोटल, ये दोनों अलग अलग माना जाएगा।
अगर ये कैपिटल में TOTAL लिखे और स्मॉल में लिख दिए, एक तरह का केस सेंसिटिव है, दोनों एक दूसरे का डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, सेम नहीं बोल सकते हम। तो एकदम हम लोग ऐसे समझेंगे इंग्लिश के अंदर, ये भी टोटल लिखा हुआ है, ये भी टोटल, दोनों चीज सेम ही है। टोटल का मतलब कुल, और ये टोटल का मतलब ही कुल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आइडेंटिफायर के रूप में हम ये दोनों को यूज करेंगे तो दोनों डिफरेंट माना जाएगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग माना जाएगा, दोनों एक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, टोकन के अंदर आगे देखने को मिलता है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं? जिसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है जिसको कंपाइलर ने पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ, जिसका मतलब जो है ना, मीनिंग है ना, कंपाइलर ने पहले से बना के रखा हुआ है, जिसका हम यूज डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर करते हैं और मेरा काम होता है, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग 32 कीवर्ड देखने को मिलते थे, जैसे इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, है ना। उसके बाद लूप में आगे आ जाएंगे तो फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, डू और व्हाइल, इफ, एल्स, ये सारा जितना भी हम देखते हैं ना, ये सब क्या है? एक तरह का कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मतलब ये हो गया जिसका मतलब, इसका मीनिंग जो है ना पहले से प्री डिफाइंड है, जिसको हम अलग से डिफाइन नहीं करते, पहले से डिफाइन। उसी तरह का कीवर्ड का एक चार्ट है, आपके सामने देख सकते हैं। ये इसमें आप देख लीजिए, जो जानते हैं उसके बारे में देखिए। जैसे कैर एक कीवर्ड है, ठीक है, BWL बुल, बुलियन के लिए कैर, ये सारा क्या है? कीवर्ड्स है। कॉन्स्ट कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ऑटो कीवर्ड है, कैच कीवर्ड है। उसी तरह हम आएंगे आगे तो नॉट, मतलब जितने सारे इसमें अंदर लिखे हुए हैं सारा कीवर्ड है। जिस कीवर्ड के बारे में आप कुछ कीवर्ड से परिचित होंगे, कुछ कीवर्ड से परिचित नहीं होंगे, तो आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है इसके अंदर। जिसके अंदर देखने को मिलेगा वर्चुअल, एक स्पेशल कीवर्ड रहता है, फ्रेंड फंक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए C++ के अंदर फ्रेंड नाम का एक कीवर्ड है। इस सबको, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उसको हम दिखाएंगे कैसे TRE के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे उसको बनाएंगे, वो सब देखेंगे अच्छे से। तो ये सारा कीवर्ड है जिसका मतलब पहले से प्री डिफाइंड, जिसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, मेरा काम होता है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम बताया गया है और इसके बारे में समझिए अब क्या है। पहले C++ के प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। सबसे पहले C++ के प्रोग्राम के ये सबसे पहले हेडर फाइल लगाते हैं। अब सबसे पहले एक बात जान लीजिए, C++ प्रोग्राम को जो हम लोग सेव करते हैं ना, एक्सटेंशन लगाते हैं .cpp, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा, तो लिख दिए फर्स्ट और .cpp, मतलब C++ के प्रोग्राम के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .cpp होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एक्सटेंशन क्या होता है? टाइप ऑफ फाइल, माने फाइल किस टाइप का है वो एक्सटेंशन बताता है। अगर फाइल C का है तो .c लगाएंगे, जावा का फाइल है .java, HTML फाइल है .html, कोई PDF फाइल है उसका एक्सटेंशन .pdf होगा, कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसका .txt होगा, ठीक है। उसके लिए इमेज फाइल है .jpg, jpeg, png, ये सब होता है। उसी तरह C++ का अगर कोई फाइल है ना, उसका एक्सटेंशन होता है .cpp, C++ नहीं .cpp, याद रखेंगे। चलिए, अब यहां पर क्या है, प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हुआ, ये हेडर फाइल है, ये जो है ना फर्स्ट लाइन, ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल करने का मतलब हो गया कि हेडर फाइल एक ऐसा फाइल होता है, एक लाइब्रेरी होता है, जिसके अंदर डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखे होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर जब इंक्लूड करते हैं, जोड़ लेते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो जो डेफिनेशन जिसको हम यूज करने जा रहे हैं आगे चल के, जो भी कीवर्ड्स, जो भी फंक्शंस, इसका जो प्री डिफाइन, जिसका जो ऑब्जेक्ट, जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो हम उस हेडर फाइल को जब अपने प्रोग्राम से इंक्लूड करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है पता है? वो प्रोग्राम आसानी से काम करना चालू हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो यही है हेडर फाइल। आपको C++ के प्रोग्राम का हेडर फाइल आप याद रखेंगे, iostream.h। आई माने इनपुट, ओ माने आउटपुट, और स्ट्रीम माने स्ट्रीम नाम का ऑब्जेक्ट। इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है, और वही हेडर फाइल है। .h माने हेडर फाइल, और ये एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को हम लोग हेडर फाइल को क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम में जोड़ लेते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इंक्लूड एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कीवर्ड आपको पीछे बताएं उसमें से एक इंक्लूड नाम का कीवर्ड है। और हेडर फाइल को हैश सिंबल के साथ हम लोग डिक्लेयर करते हैं। एक प्री प्रोसेसर के रूप में हेडर फाइल को टॉप पर लगाना पड़ता है। टॉप पर लगाने का मतलब मेन फंक्शन से भी पहले अगर काम करता है जो स्टेटमेंट, वही तो प्री प्रोसेसर कहलाता है। प्री माने पहले, अब प्रोसेस करने वाला जो पहले काम करता है। तो हेडर फाइल भी एक प्री प्रोसेसर की तरह काम करता है। ये मेन फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम लोग को इसको सबसे टॉप पर डिक्लेयर करना होता है। तो चलिए
चलिए ये हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन समझ गए होंगे। आगे आ जाइए, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आप देखिए सी प्लस प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सी आउट आगे चल के समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर भी है सी आउट है, यहाँ देखने को मिलेगा। इसी तरह सी इन मिलेगा, सी आउट और सी इन का मतलब कैरेक्टर आउटपुट और सी इन का मतलब कैरेक्टर इनपुट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कहीं एक नेम स्पेस जो एसटीडी है ना, उसके अंदर इसका रखा गया डेफिनेशन, वहां से एग्जीक्यूट करता है, वहां से इंक्लूड होकर काम करता है। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि एसटीडी एक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है और उससे उसके अंदर जितने भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो काम कर लेता है। आगे आइए, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एक फंक्शन बनाए हैं मेन नाम का, आईएनटी और मेन। आईएनटी जो है रिटर्न टाइप है और मेन नाम, मेन क्या है, फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, मतलब नो आर्गुमेंट है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप, मतलब ये कुछ लेगा नहीं लेकिन रिटर्न टाइप के रूप में एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, ये इंटीजर नाम मेन नाम का एक फंक्शन है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है ना स्टार्ट, वो मेन फंक्शन से ही होती है। लाके हम कितने भी क्लास बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन स्टार्ट होना मेन फंक्शन से ही है। क्योंकि कंपाइलर जो है ना, जब एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को तो मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, वहां से स्टार्ट होता है। आइए, आप थोड़ा सा बने रहिए। देखिए, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी लगे रहिए, लगे रहिए, धीरे धीरे करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी पेपर हार्ड होता है ना, तो वहां पर लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है, उसकी कटअप कम जाती है। आप अगर टीआरई के बारे में आप जान रहे होइएगा, तो टीआरई 1 और टीआरई 3 उसको थोड़ा सा अगर कंपेयर करिएगा ना, तो दोनों कहीं ना कहीं लॉजिकल है। टीआरई 2 को छोड़ चुके हैं हम। टीआरई 2 में क्या हुआ था, वहां पर कंसेप्चुअल जो ज्यादा पूछा, वहां पर याद करने वाला चीज ज्यादा पूछा, मतलब वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्यादा डाल दिया, एल्गोरिदम ज्यादा डाल दिया, जिसको हम ज्यादा लॉजिकल नहीं, अगर वहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा लेंगे। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 3 में क्या किया, प्रोग्रामिंग को डाल दिया सी प्लस प्लस के। अब यहां पर एक लॉजिकल हो गया। आप जब तक प्रोग्रामिंग को बढ़िया से नहीं समझे रहेंगे, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये टीआरई 1 और टीआरई 3 में ऐसा किया, उसका कटअप कम किया इसकी वजह से। इसीलिए कम से कम आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए आप स्टार्टिंग में पेशेंस मत लूज करिए, आप लगे रहिए। प्रोग्रामिंग अभी पढ़ा रहे हैं, शुरू किए हैं, धीरे धीरे करके हम 3-4 वीडियो के अंदर, मुश्किल से 3 से 4 वीडियो के अंदर पूरा सी प्लस प्रोग्रामिंग खत्म कर देंगे। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कि स्टेट के अंदर जो स्टेट 19 हुआ है, 23 हुआ है, 24 हुआ है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे कि सी प्लस प्लस का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसको डायरेक्टली अब दिखाएंगे। फिर बीपीएससी तैयारी के अंदर जितने भी सी प्लस प्लस क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लेके आएंगे। तो पेशेंस रख के आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपकी पढ़ाई अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पेशेंस लूज कर लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए, अब यहां पर मेन फंक्शन बना, उसके अंदर क्या किए, सी आउट। सी आउट क्या होता है ना, करेक्टर आउटपुट, माने किसी इसके अंदर जो है ना, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो उसको डायरेक्टली सीधे सीधे आउटपुट कर देता है। सी आउट, सी का मतलब कैरेक्टर, ओ यू टी मतलब आउटपुट, माने करेक्टर आउटपुट का ये ऑब्जेक्ट है। कैरेक्टर आउटपुट है, एक ऑब्जेक्ट है सी आउट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या किए, देखिए हेलो वर्ल्ड डाल दिए, डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड डाल दिए। तो क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से हमको क्या आउटपुट के रूप में हेलो और वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमको एक आउटपुट के रूप में हमको मिल गया, हेलो वर्ल्ड मिल गया। ठीक है, और ये आउटपुट आ गया, और उसके बाद क्या किए, रिटर्न 0, मतलब 0 रिटर्न का मतलब ये फंक्शन काम करने के बाद खत्म हुआ और बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया, मतलब ये प्रोग्राम को एग्जिट करा लिए, बाहर निकल गए प्रोग्राम से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, इसको नोट्स लिख लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसे लाइक सी आउट, सी इन, स्ट्रिंग, वेक्टर, ये सब का इनसाइड जो है ना, ये एसटीडी नाम के नेम स्पेस के अंदर रखा गया, जो एसटीडी आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही चीज है, यही है। ठीक है, जैसे हम लिख सकते थे एसटीडी क्लोन, नहीं सॉरी, एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और सी आउट, माने ये डबल जो इस तरह का लिखा हुआ ये वाला, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। ठीक है, इसके बारे में आप समझिएगा, आगे चल के समझाएंगे। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा हम सी आउट को कॉल कर लिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे सीधा सीधा हम सी आउट कॉल कर लिए, क्योंकि यहाँ पर नेम स्पेस को जब हम इंक्लूड कर लिए तो सीधे सीधे कर लिए, काम कर गया मेरा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, सबको आप देख लीजिएगा एक बार, आगे बढ़िए। अब देखिए, इतना सब पढ़े, अब इसके बारे में कुछ एमसीक्यू है, उसको देख लीजिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एन
इंट डेटा टाइप रिक्वायर्ड। अच्छा, डेटा टाइप के कंसेप्ट तो आगे हम बताएंगे, फिलहाल समझिए इंट एक डेटा टाइप है और इसका जो साइज होता है ना 4 बाइट का होता है। ठीक है, इंट का जो साइज होता है 4 बाइट का होता है और इंट का जो बड़ा भाई है लॉन्ग है उसका जो साइज होता है वो 8 बाइट का होता है, याद रखिएगा। और आप जानते हैं एक बाइट बराबर होता है 8 बीट होता है, 8 बीट। अगर बीट में आंसर रहेगा तो आप बीट में आंसर लगा सकते हैं। एक माने एक इंटीजर जो होता है ना 4 बाइट का होता है, मतलब अगर हम बीट में कहे तो एक इंटीजर बराबर 8 चौका 32 बीट होगा। मतलब एक बाइट बराबर 8 बीट और 4 बाइट बराबर 8 चौका 32 बीट हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अभी हम डेटा टाइप पे आगे पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, iostream.h। अभी जस्ट बताइए क्या है, डॉट एच दिख गया, एक हेडर फाइल है, ये एक तरह का हेडर फाइल है। इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी नहीं कहेंगे, प्री प्रोसेसर के रूप में इसको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ये नहीं है, ये एक हेडर फाइल है। हम इसको सीधा पूछा है। अगला यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ए और बी। अच्छा, ए और बी भी ऑप्शन है। अच्छा रुक जाइए, ए और बी ऑप्शन जब दिया हुआ है तो एकदम जल्दीबाजी नहीं लगाएंगे। iostream.h एक हेडर फाइल तो है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी है, दोनों सही है। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एक्चुअल में एक प्री प्रोसेसर के रूप में इसको यूज करते हैं हम टॉप पर, ठीक है। और ऑप्शन में जब प्री प्रोसेसर है और हेडर फाइल भी है तो इसलिए ऑप्शन जब ए और बी दोनों है तो इसलिए आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है, इसको धरपड़ में ये नहीं लगाएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्या है, सी आउट इन सी प्लस प्लस। सी आउट जो है सी प्लस में क्या एक ऑब्जेक्ट है। अभी बताएं, करेक्टर आउटपुट इसका फुल फॉर्म होता है और करेक्टर आउटपुट इसका फुल फॉर्म होता है एक ऑब्जेक्ट है सी आउट। उसी तरह सी एन भी करेक्टर इनपुट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लास नहीं है, फंक्शन नहीं है, कमांड भी नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कॉमेंट। अब देखिए कॉमेंट जो है ना सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग कॉमेंट देखने को मिलता है, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कॉमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से बात करें तो ये सिंगल लाइन कॉमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। एक लाइन में अगर कमेंट बनाना हो तो इस तरह से बनाते हैं। और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट हो गया यहाँ पर, ये देखिए। अब लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड सी प्लस का कमेंट बताया तो वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये सिंगल लाइन वाला। डबल लाइन वाला हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं कहते हैं, एक्चुअल में है कमेंट हुई लेकिन वो स्टैंडर्ड कमेंट नहीं माना जाएगा। वो मल्टी लाइन के लिए वो खास करके सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। तो एक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम बना हुआ फिर से देख लीजिए, इसका क्या है, हेडर फाइल इंक्लूड किया है और ये इंट मेन वॉइड एक फंक्शन बनाया, स्टार्ट किया है। इसके अंदर सी आउट कैरेक्टर आउटपुट के लिए इसके अंदर जो भी लिखा होगा आउटपुट दे देगा। देखिए क्या, हेलो कॉमा दिस इज माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इसको सीधे सीधे देखिए आउटपुट के रूप में यहाँ आउटपुट दे दिया। और ठीक है, इंडेल का मतलब हो गया इंड लाइन, इंडेल का मतलब होता है इंड लाइन, एल का मतलब लाइन, इंड लाइन, मतलब इस लाइन से मतलब वो लाइन इंड कर जाए और उसके आगे अगर कोई भी स्टेटमेंट करेंगे लिखेंगे, अगर उसके आगे कोई स्टेटमेंट आता है लिखने के लिए तो वो नीचे से लिखाएगा, वो इंडेल होता है, इसलिए इंडेल लगाते हैं। और ये रिटर्न जीरो, मतलब ये फंक्शन काम करने के बाद इंट जो वैल्यू है कंपाइलर को कॉल किया उसके पास जीरो पहुंचा देगा और वो काम खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, एक प्रोग्राम और लेके आए हैं, देखिए इसके अंदर क्या है, दो हेडर फाइल लगा दिए, एक iostream.h एक conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। कोनियो का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। ये कोनियो किसके लिए है तो आप यहां पर देखिए एक फंक्शन लिखा गया है CLRSCR, ये इसका फुल फॉर्म होता है। CLR का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, और SCR का मतलब होता है स्क्रीन, मतलब क्लियर स्क्रीन। मतलब जो भी स्क्रीन हम लोग जब रन कर रहे होते हैं, रनिंग टाइम में जो स्क्रीन आता है उसको हम क्लियर करने के लिए, हर बार ब्लैंक दिखे स्क्रीन तो उसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं। और इसका डेफिनेशन conio.h के पास है, इसीलिए हम उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ा है। आइए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या किया है, एक करेक्टर एक स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट बना है, करेक्टर का 15, नेम नाम का एक करेक्टर का एरे बनाया और इस तरह से नेम नाम के करेक्टर का एरे बनाएगा। 15 को है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इस तरह से बनाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये दे दिया। 15 को वैल्यू हो गया। अब क्या किया, यहाँ सी आउट देखिए क्या लिखे, इंटर योर नेम, मतलब कह रहा है नाम इनपुट कीजिए, ठीक है। और सीधे सीधे नेम नाम का जो करेक्टर का एरे है उसके अंदर हम इनपुट कर दिए। तो नेम में मान लीजिए कि मुकेश दिया था, MU इस तरह से KESH इस तरह से मुकेश इनपुट कर देगा और लास्ट वैल्यू पर नल दे देगा, इस तरह दे दिया, ठीक है।
और यहाँ पर क्या हुआ, उसको हम सीधे सीधे आउटपुट कर दिए। तो देखिए यहाँ पर इंटर ग्रुप में राम राम दिए हैं और उसका आउटपुट राम आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। एक प्रोग्राम और है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए हेडर फाइल को इंक्लूड किया, नेम स्पेस को लगाया स्टेडी नाम का, और यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर दो वेरिएबल बना लिए, INT A और B, इस तरह से जाएगा और A और B नाम का दो वेरिएबल बनाएगा। उसके अंदर क्या किया, एक रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल बना दिया, एक रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल बनाया इस तरह से। और यहाँ पर एक इसका कुछ ना कुछ एक एड्रेस होगा, 1001 मान लीजिए, 1005, और ये 1020 है, ये बनाया। अब क्या है आगे, देखिए क्या हुआ, ए में 5 डाल दिया, चलिए ठीक है, ए में 5 रख दिया। बी में क्या है, 2 रख दिया, ठीक है। और यहाँ क्या क्या, ए बराबर ए प्लस वन, ए बराबर ए प्लस वन, तो क्या होगा पता है आपको, ए बराबर ए प्लस वन करेंगे तो ए का जो भी वैल्यू है वो हटेगा और उसके अंदर प्लस वन कर देगा, माने 5 है, उसको एक जोड़ेगा 6, और 6 को फिर वापस किस में रख दिया, ए में रख दिया, तो 6 यहाँ ए में आ गया। उसके बाद क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी है। अब आगे चल के हम ए माइनस बी कर रहे हैं, ए का वैल्यू क्या है, 5 नहीं था, चेंज हो गया, वो अपडेट हो गया, ये तो वेरिएबल की कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू 6 है, और 6 में से क्या बी घटा दिए, बी में कितना है 2 है, देखिए तो 6 में से 2 गया 4, और 4 को उठा के कहाँ रख दिए, रिजल्ट में रख दिए। यहाँ पर रिजल्ट में 4 आ गया, और 4 आ गया तो क्या हो गया, आउटपुट करेंगे रिजल्ट को, रिजल्ट को आउटपुट दिखाएंगे तो रिजल्ट के रूप में क्या होगा, आउटपुट देखिए 4 देगा आउटपुट, यहाँ दिखा रहा है आउटपुट 4 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये प्रोग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा और कहेगा इसका आउटपुट बताइए। आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और है, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या इसमें, हाँ वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए इसको देखने की जरूरत नहीं, रिपीट हो गया, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन अलग है, देखिए IO स्ट्रीम हेडर फाइल बनाया, नेम स्पेस लगाया। देखिए इसके अंदर यहाँ क्या किया, देखिए ये वाला एक हैश डिफाइंड पाई, ये पाई जो है ना, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है, और इसको हम प्री प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर प्री प्रोसेसर के रूप में पाई बनाया, जिसका वैल्यू 3.1415 फिक्स कर दिया, और ये फिक्स किया मतलब इस पूरे प्रोग्राम के लिए कॉमन होगा। आगे आ जाइए, हैज डिफाइंड न्यू लाइन नाम का एक मतलब स्टेटमेंट को डिफाइन किया है, जिसका हैज डिफाइंड न्यू लाइन और स्लैश एन डिफाइन कर दिया, मतलब जहां पर भी देखिए स्लैश एन जो है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश है, ये एन मतलब लाइन को चेंज करता है, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन लगाते हैं। तो स्लैश एन को यहाँ हम लिख सकते थे डायरेक्टली, इस लाइन की जगह हम स्लैश एन लिख सकते थे, लेकिन क्या किया, उस प्री प्रोसेसर ग्रुप में एक टॉप पर ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, न्यू लाइन कैपिटल में न्यू लाइन बना दिया, और ये न्यू लाइन का लाइन अक्षर को, ये वर्ड को जहां भी यूज करेंगे वहां पर स्लैश एन के काम करेगा, वहां लाइन चेंज होगा। आइए यहाँ क्या किया, इस लाइन देखिए, मेन फंक्शन तो स्टार्ट किया, आप समझ रहे हैं, यहाँ शुरू हुआ। अब यहाँ पे डबल आर नाम का एक वेरिएबल बनाया, चलिए इस तरह से आर नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या रख दिया, 5.0 रख दिया, ठीक है। 5.0 मतलब 6 को 0 दे देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 6 जीरो उसके बाद देता है, 1 जीरो दिया लेकिन 6 जीरो दे देगा। इसका कुछ मेमोरी लोकेशन 1001 दे दिया। उसके बाद क्या है, डबल सर्कल, माने एक सर्कल नाम का वेरिएबल बनाया, सर्कल नामक वेरिएबल बनाया, और डबल टाइप का, मान लीजिए इसका एक लोकेशन 1020 है। अब यहाँ क्या किया, क्या लिखा हुआ है, सर्कल इजकल टू 2 पाई आर, अच्छा 2 इंटू पाई का वैल्यू 5 है, तो 5 नहीं, पाई का वैल्यू यहाँ है 3.14, 3.14, 159 गुना आर का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया। इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको उठा के सर्कल में डाल दिया, मैंने यहाँ डाल देगा जो भी रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ देखिए सर्कल में रिजल्ट क्या है, और सर्कल को बाद में जाके प्रिंट करेंगे, तो सर्कल को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट ये आया 31.425814, ये आया, सर्कल में रख दिया, और सर्कल में रखने के बाद क्या किए, सर्कल को आउटपुट कर दिए, तो ये आउटपुट के रूप में आ गया। अब क्या है आगे, न्यू लाइन, मैंने लाइन चेंज कर देगा, और लाइन चेंज करने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। यही तो क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की पास चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को आगे क्या है। आइए चलिए, इस प्रोग्राम को समझ गए हैं, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। अब आइए, अब उम्मीद करते हैं ये कुछ प्रोग्राम को समझ गए, 2-3 MCQ था उसको देख लिया। अब अगला टॉपिक को देखते हैं क्या है, डेटा टाइप इन C++। में डेटा टाइप क्या होता है, बहुत अच्छा आसान है। डेटा टाइप, डेटा क्या होता है, डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, जिसका कुछ मीनिंग फैक्ट हो वो डेटा कहलाता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो डेटा ही तो जनरेट करते हैं,
हम लोग जैसे कहीं भी सोशल साइट पर आज के डेट में देखिए कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी पोस्ट करते हैं हम सोशल साइट पर, तो एक तो डेटा ही क्रिएट करते हैं, अपना एक डेटा बनाते हैं, वहां पोस्ट करते हैं। तो डेटा एक रॉ मटेरियल है जिसका कुछ फैक्ट मीनिंग होता है वो डेटा का। डेटा जो है ना टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब ये सारे डेटा कहला सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डेटा का टाइप। अब डेटा किस टाइप का, अब ऑडियो वीडियो है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी बहुत सारा टाइप को देखने को मिलता है, कैरेक्टर है कि नंबर है कि पॉइंट वाला है, क्या है ये चीज है। तो वो चीज का डिसीजन डेटा टाइप करता है। डेटा टाइप जो है ना बताता है डेटा किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का लिखेंगे, वो चीज डेटा टाइप कहलाता है। और डेटा टाइप के हिसाब से ही कंप्यूटर में मेमोरी कंज्यूम करता है। कोई वेरिएबल, जैसे अगर हम x नाम का वेरिएबल बनाए हैं तो ये x नाम का डायरेक्टली वेरिएबल नहीं लिख सकते, इसके पहले हम लोग डेटा टाइप लगाते हैं। मान लीजिए इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल लिख दिए। अब क्या हुआ, एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया और वो मेमोरी में जाके स्पेस लेगा, जैसे इंट का मेमोरी में स्पेस 4 बाइट का लेगा, 4 बाइट का स्पेस लेगा और एक वेरिएबल बनाएगा x नाम का और उसके अंदर वैल्यू रखेगा। ये चीज तो है। आगे आइए, अब यहाँ पर डेटा टाइप जो है ना, डेटा समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। डेटा का टाइप, अब यहाँ पर डेटा टाइप जो है देखने को मिलता है 3 तरह का डेटा, एक बिल्ट इन डेटा टाइप, एक डिराइव डेटा टाइप, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये समझिएगा अच्छे से, इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। अब डेटा टाइप जो है ना, ये बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है, वैसा डेटा टाइप जिसका डेफिनेशन पहले से कंपाइलर ने डिफाइन करके रखा हुआ है, जिसको प्री डिफाइंड कहते हैं, प्री, है ना, वो डेटा टाइप कहलाता है बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट बनाया पहले ही से, जब इसको बनाया गया था, जब भी C++ को बनाया उसी समय इसके डेटा टाइप को बना के रखा, उसका डेफिनेशन डिफाइन करके पहले से रखा गया कि अगर इंट को यूज करेगा, जैसे यहाँ देखिए क्या क्या डेटा देखने, इंट है, कैर है, फ्लोट है, वॉइड है, ये सब डेटा टाइप है। आगे चल के आपको यहाँ पर डबल भी दिखेगा, लॉन्ग भी दिखेगा जो अभी नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट इंट भी दिखेगा, शॉर्ट बाइट भी दिखेगा, ये सब चीज दिखेगा। तो ये सारा डेटा टाइप का जो डेफिनेशन है ना पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइन करके रखा हुआ है। मतलब अगर कोई भी इंट यूज करता है तो ये इंटीजर टाइप का डेटा रखेगा अपने में। साइज का बात करेंगे तो 2 बाइट ये मेमोरी में जाके कंज्यूम करेगा, ये पहले से फिक्स करके रखा हुआ है, डिफिनेशन इसको डिफाइन करके रखा हुआ है इसके अंदर कि अगर कोई इंट यूज करता है तो 2 बाइट का इसको मेमोरी स्पेस दे दो। उसके बाद इसमें जो है इंटीजर टाइप का डेटा रखो, जिसमें मतलब इंटीजर का मतलब कौन सा डेटा हो गया कि कोई भी नंबर 0 से पॉजिटिव वाला वैल्यू, 0 से निगेटिव वाला वैल्यू, सारा इंटीजर कहलाता है, वो सब इंटीजर का इसके अंदर हो जाएगा। तो ये डेटा टाइप ही है, वो बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइंड है। आगे अब अगला आता है डिराइव डेटा टाइप। देखिए डिराइव डेटा टाइप क्या होता है, वैसा डेटा टाइप जिसको हम लोग यूजर अपने उपयोग के मुताबिक जो डेटा टाइप बनाता है वो डिराइव डेटा टाइप कहलाता है। डिराइव माने बनाना, माने जो डेटा टाइप आपके पास उपलब्ध है, जैसे इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, वॉइड, ये सारा डेटा टाइप जो आपको पहले से डिफाइन है, इसका यूज करके जो डेटा टाइप आप अपने से डिजाइन करिएगा, बनाइएगा, वो कहलाता है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव माने निकाल कर बनाना। जैसे हम लोग किसी भी साइंस में भी देख लीजिए, अगर कोई फार्मूला है, बेसिक यूनिट होता है ना, उस यूनिट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करके यूनिट निकालते हैं किसी चीज का। जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे लेंथ का यूनिट क्या, मीटर, और कहते हैं अगर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है ना डिराइव यूनिट है, डिराइव उससे डिराइव करके निकाला गया, वो जो बेसिक यूनिट है उससे डिराइव करके निकाला गया। उसी तरह डेटा टाइप जो है ना, ये बिल्ट इन डेटा टाइप से निकाल के डिराइव करके बनाया है। वो इसी में आपको देखने को मिलता है, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सब जो है ना डेटा टाइप, ये डिराइव डेटा टाइप है और इसका डिफिनेशन इसको डिराइव करके बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, इसका यूज हम आगे चल के करेंगे। अब यहां पर एक नया डेटा टाइप देखने को मिलता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब होता है कि एक्चुअल में डेटा टाइप जो है ना, जो यूजर उसके अंदर के बॉडी को डिफाइन करता है। यहां पर क्या है और यह क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसका डेटा टाइप तो बनाएंगे हम ही, डिराइव तो करेंगे, लेकिन उसका जो नेचर होगा ना वो पहले से डिफाइन है, वो नेचर को बदल नहीं सकते। जैसे एरे, एरे का नेचर है सिमिलर टाइप डेटा रखेगा, सिमिलर टाइप का डेटा एरे में होता है, ये बात हमको पता है। फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो कॉल होगा, ये सब उसका नेचर है जो पहले से डिफाइन है। तो ये हो गया डिराइव डेटा। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा जो अंतिम में है ये वाला, इसका क्या है, इसका नेचर पहले से डिफाइन नहीं होता है, इसका सिर्फ सिंटेक्स डिफाइन होता है और उसका जो नेचर कैसा बनाना है, कैसा रखना है, वो हम डिसाइड करेंगे।
कि स्ट्रक्चर का जो अंदर डेटा मेंबर है वो कैसा रखना है, क्या वो इंटीजर क्या वो फ्लोट की कितना उसका साइज रखना है वो हम डिफाइन करेंगे। क्लास बनाएंगे, यूनियन भी उसी तरह का। क्लास भी अगर कोई बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा डेटा मेंबर यूज करेंगे, इसके डिसीजन हम ही लेंगे। तो ये चीज क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि डिराइव डेटा टाइप और यूजर डेटा। डिराइव डेटा टाइप का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है, उसका नेचर को चेंज नहीं कर सकते, भले हम उसके बॉडी को चेंज कर सकते हैं, डेटा को बदल सकते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम नेचर को बदल सकते हैं, जैसा हम रखेंगे वैसा नेचर हो जाएगा उसका। उम्मीद करते दोनों समझ में आ गया होगा। तो ये डेटा टाइप की कुछ कंसेप्ट आ गया ये। अब यहाँ पर प्रीमिटिव डेटा टाइप उसी को बोलते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, जो बिल्ट इन डेटा टाइप था उसी को प्रीमिटिव कहते हैं। माने वैसा डेटा टाइप जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइंड है उसको बिल्ट इन डेटा टाइप कहते हैं, उसी को प्रीमिटिव कहते हैं, जिसके अंदर हमको देखने को इंट, कैर, बुलियन, फ्लोट, डबल और वॉइड, ये सब चीजें। अगर हम साइज की बात करें, इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। इंटीजर का जो बड़ा भाई है जो लिखा नहीं है, ये हम लिख देते हैं, ये 8 बाइट का होता है, ये मिसिंग है, इसके अंदर 8 बाइट का आता है। ठीक है, तो इंटीजर का बड़ा रूप है लॉन्ग और उसका 8 बाइट का होता है। ठीक है, इसका ये रेंज है, इसी रेंज के अंदर के डेटा को ये स्टोर करके रखेगा। लेंथ काफी ज्यादा है लेकिन, और ये इंटीजर नंबर रखेगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 बाइट का है। अगर साइज ज्यादा लेना हो, अगर इस रेंज से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लॉन्ग के अंदर आ जाएगा। आइए उसी तरह अगर बात करें हम, उसी तरह हम बात करें फ्लोट का। पहले फ्लोट बात कर लेते हैं। डबल फ्लोट का बड़ा रूप है डबल। डबल फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट और डबल का साइज होता है 8 बाइट, उसका दोगुना है। दोगुना है, दोनों सेम है। फ्लोट जो होता है ना, ये सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग नंबर, माने फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होता है पॉइंट वाला, जैसे मान लो 5.6, ये पॉइंट वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग फ्लोट नाम का डेटा टाइप रखेंगे। अब इसी पॉइंट वाले में ज्यादा साइज हो जाएगा, ज्यादा बड़ा पॉइंट वाला नंबर होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका बड़ा जो रूप है डबल, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जैसे देखिए पीछे इस प्रोग्राम के अंदर यहां पर आपको डबल यूज किया गया है। देखो ये सर्कल एक डबल नाम का डेटा टाइप बना दिया गया है, इसलिए क्योंकि देखिए डबल में पॉइंट में कितना बड़ा नंबर ले लिया गया है, इसलिए उसको डबल यूज कर दिया। अब यहां पर कहिएगा कि 5 छोटा है, 5.0 छोटा है, फिर भी ये डबल क्यों लिखा है? लिख दिया है, माने बड़ा डब्बा में छोटा सामान तो रख ही सकते हैं, वही चीज है, लेकिन छोटे सामान में जब बड़ा डब्बा रखने जाएंगे तो वहां पर डेटा लॉस कर जाएगा। तो ये सही है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि मेमोरी में जाके 8 बाइट का स्पेस कंज्यूम करेगा, 5.0 रख देगा। अंतर यही है, जिसको हम इसके जगह फ्लोट भी लिख सकते थे। माने यहां पर हम लोग फ्लोट आर बराबर 5.0 भी लिख सकते थे, ये चीज समझ। लेकिन डबल लिखा माने बड़ा डेटा लिया, माने बड़ा डब्बा है उसमें छोटा वैल्यू रखा गया, रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा स्पेस लेगा, यही अंतर आ गया जी। अब यहां पर देखिए ये चीज है, अब ये दोनों समझ गए आप। उसी तरह देखिए कैरेक्टर, इसका साइज 1 बाइट का है, 1 बाइट का। और कैरेक्टर जो होता है ना सिंगल कोट में होगा, ये इस कैरेक्टर, अभी जितना कैरेक्टर का सेट आप पढ़े थे पीछे, ये देखिए कैरेक्टर का जो सेट पढ़े थे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, ये कैरेक्टर का जो सेट था ये सारा कैरेक्टर है। और ये सारे कैरेक्टर को जब सिंगल कोट लगा के यूज करेंगे, जैसे नंबर भी है, मान लीजिए 5 सिंगल कोट लगा दिए, कैरेक्टर माना जाएगा। इसके साथ डेटा टाइप कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, इंटीजर नहीं लगाएंगे, कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह चीज है। तो ये कैरेक्टर का साइज 1 बाइट का है। आ गया ये बी डबल वाल बुलियन है, ये बुलियन टाइप का है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रखता है, या 0 या 1, वही 1 बाइट का इसका भी स्पेस होता है। वाइड साइज इसका कुछ नहीं होता है। और ये है बस इसका रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस ऑफ टाइप, माने एक टाइप एब्सेंस, माने कोई कहां जहां पर भी किसी डेटा टाइप का कोई साइज नहीं है, लेकिन डेटा है लेकिन उसका कोई साइज हमको पता नहीं, तो उस जगह हम वाइड यूज कर लेते हैं। वाइड का मतलब हम समझते हैं नल। और उसी तरह हम डबल बता चुके हैं, नहीं लॉन्ग बता चुके हैं, इंटीजर का बड़ा रूप है। उम्मीद करते हैं कि डेटा टाइप का कुछ चार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले चीज को। अब देखिए डिराइव के बारे में समझा चुके हैं, आप इसमें लिख के लाए हैं, जिस डेटा टाइप का डेफिनेशन, जिस डेटा टाइप को यूजर जो है डिराइव करके बनाता है, जो प्री बिल्ट इन डेटा टाइप है, जो प्रीमिटिव डेटा टाइप है, उसका यूज करके जो डेटा टाइप बनाया जाता है वो डिराइव कहलाता है। लेकिन डिराइव डेटा टाइप का जो नेचर होता है, नेचर सेम रहता है, नेचर को हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसी तरह यूजर डेटा टाइप है, उसका नेचर हम कंप्लीट, उसके अंदर के नेचर को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग को डिराइव डेटा टाइप के अंदर देखने को मिलता है एरे, फंक्शन, पॉइंटर, डिफरेंस, ये सब मिलता है। इस सब का हम प्रोग्राम बताएंगे आगे चल। आगे आइए, अब उसी में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप जो है ना, इसका कंप्लीट नेचर इसका हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डेटा मेंबर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। यूनियन है, सेम है, स्ट्रक्चर यूनियन में ये डिफरेंस है, या स्ट्रक्चर जो है ना वो डेटा
का उस स्ट्रक्चर का जो साइज होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल बनाए हैं उसका सबका वेरिएबल का जो डेटा टाइप का साइज है, उस साइज को जब ऐड कर देंगे तो वो स्ट्रक्चर का साइज हो जाएगा। लेकिन यूनियन जो होता है, यूनियन जो है ना, वो उस यूनियन एक ब्लॉक है जिसके अंदर जो डेटा टाइप डिफाइन करते हो, डेटा टाइप के अंदर जो सबसे बड़ा साइज का डेटा है, सिर्फ उसी साइज का कंप्लीट यूनियन का साइज बन जाएगा। मान लीजिए अगर 5 इंटीजर एक लॉन्ग बना दिए, तो 5 इंटीजर का 4-4 बाइट का होगा, एक लॉन्ग बने 8 बाइट का। ऐसा नहीं कि अगर वो स्ट्रक्चर होता तो 4-4-8-4-12 4-16 8-20 बाइट का स्पेस होता मेमोरी में लेता स्ट्रक्चर। लेकिन अगर वही यूनियन होता तो वो 4-4-8-4-12 नहीं लेता, जो बड़ा डेटा टाइप है 8 बाइट का, वो 8 बाइट का ही साइज लेता। यही दोनों में अंतर है। आइए, और क्लास जो है एक ब्लॉक है, एक ब्लूप्रिंट है, इसी पर तो काम करना है कंप्लीट है यहाँ पर। और उस ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, डेटा मेंबर में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के हम काम करेंगे, आगे चल के इसी पे काम करना है। आइए, अगला है इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर भी उसी इनम के रूप में है और इसका यूज हम लोग करेंगे, आगे चल के देखेंगे। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या है, टाइप कन्वर्सेशन, माने एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देना, टाइप कन्वर्सेशन कहलाता है। जैसे देखिए ऑटोमेटिक टाइप में आ जाएंगे, तो यहाँ देखिए इंट इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5, माने इंटीजर टाइप का है, उसको क्या किया, हम उसका वैल्यू को उठा के लॉन्ग में डाल दिए। नेचर सेम है, क्या हुआ, इंटीजर का बड़ा रूप है लॉन्ग, इंटीजर का डेटा को उठाया, अब बड़े से डब्बा में जाकर एकदम सही है, ये ऑटोमेटिक, इसमें कोई किसी तरह का लॉस नहीं हुई। मतलब बड़े डेटा को छोटे डब्बा, छोटे डेटा को बड़े डब्बा में आसानी से रख लिया, यही हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर यही ठीक उल्टा हो जाता, जैसे मान लीजिए लॉन्ग वाई इजकल टू 5 और यहाँ पर हमको इंट एक्स इजकल टू हम वाई लिख दिए, अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमको क्या करेगा पता है, एक यहाँ इसे लिखेंगे तो हमको क्या करेगा, ये हमको देगा मैसेज देगा, कहेगा क्या, आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है, आप एक सजेशन देगा, वार्निंग देगा, कहेगा क्या, यहाँ पर डेटा लॉस होने की चांसेस है, क्योंकि देखिए लॉन्ग जो है बड़ा डब्बा है, बड़ा साइज का डेटा है, माने लाखे 5 हम लिखे हैं, लेकिन ये बड़ा साइज का डब्बा में चला गया, इसको छोटे साइज में हम जाके रख रहे हैं, कन्वर्ट टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एक सजेशन देगा, एरर नहीं देगा। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर टाइप कास्टिंग आते हैं। टाइप कास्टिंग के अंदर एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देना टाइप कास्टिंग है। जैसे यहाँ देखिए इंटीजर टाइप का डेटा है, ए इक्वल टू 10, इसको फ्लोट में चेंज करना चाहते हैं, पॉइंट वाला, क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के साथ हम यूज कर लेंगे। जैसे देखिए फ्लोट, ब्रैकेट के यहाँ पर सिंटेक्स समझ सकते हैं, स्टैटिक टाइप कास्ट, उसके बाद कन्वर्टेड डेटा टाइप, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका डेटा टाइप, और उस ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, बात खत्म है। देखिए स्टैटिक टाइप कास्ट, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, और एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या किए, जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे फ्लोट में करना है तो फ्लोट लिख दिए, अब ब्रैकेट के अंदर क्या किए, वेरिएबल का नाम लिख दिए, जिस वेरिएबल को चेंज करना है। अब क्या होगा, ए नाम का वेरिएबल चल गया बी में, मतलब ए पहले से इंटीजर था तो ए इंटीजर बनाए, 1001 लोकेशन बनाए मान लीजिए, और एक बी नाम का फ्लोट, ये इंटीजर वेरिएबल है INT, और ये जो है फ्लोट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हमको 10 दिए थे, अब जैसा ही इसका कन्वर्ट करके बी में रख दिए तो ये फ्लोट बन गया, यहाँ पर आ जाएगा 10.0000000, 6 को जीरो आ जाएगा। इस तरह से ये मैसेज आएगा, इस तरह से एक काम होगा, मैंने फ्लोट के लिए, ठीक है, फ्लोट के लिए ये होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, अभी आगे हम बताते हैं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, अभी जो आइडेंटिफायर बता रहे हैं, टोकन बताए हैं, उसी में एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी डेटा का मैंने किसी डेटा को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। माने जैसे यहाँ पर 20 नाम का एक डेटा है ना, इस डेटा को आइडेंटिफाई करेगा टोटल, TOTL कैपिटल में T, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये चीज वेरिएबल है। और वेरिएबल जो होता है ना, ये जाके मेमोरी में कंज्यूम करता है, जिस जो वेरिएबल के साथ जो डेटा टाइप लगे होते हैं, उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल में मेमोरी में जाके स्पेस लेता है। और वेरिएबल का जो नेचर होता है चेंजेबल होता है, मतलब वेरिएबल के वैल्यू को हम बदल सकते हैं, चेंजेबल है। जैसे मान लीजिए x इजकल टू 5 एक वेरिएबल बना x नाम का, और आगे चल के हम x इजकल टू 10 दे दिए, तो क्या होगा पता है, x का वैल्यू अगर पहली बार हम बनाए थे और 5 था, अब क्या करेगा, 5 को हटा देगा, 10 डाल देगा, माने वेरिएबल का वैल्यू को चेंजेबल है, उसका वैल्यू को बदल सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो वेरिएबल बनाया है इस तरह का, एक टोटल नाम का वेरिएबल 20.00 डाला, और फिर टोटल -12.00, इस तरह से घटा के जो वैल्यू आएगा वो नेट में डाल दिया, ये वेरिएबल है।
ठीक है। यहाँ आप कुछ है देख लीजिएगा इसको। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ वेरिएबल का एग्जांपल दिया है, इसमें कहता है कौन सा वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का रूल है, जो हम आइडेंटिफायर का रूल बताए हैं वही वेरिएबल का रूल होता है। ठीक है, वेरिएबल का रूल वही है जो आइडेंटिफायर का है। जैसे हम बताए थे वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट होना चाहिए। सिंबल वेरिएबल के रूप में नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एक सिंबल को छोड़ के अंडरस्कोर के सिंबल को अंडरस्कोर के रूप में वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्या वेरिएबल का कुछ रूल है? नहीं लिखा है, मतलब वेरिएबल के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। अल्फाबेट को वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं पहला नाम में, और कोई नंबर को वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम अगर यहां पर बात करें, जैसे ABC = 5, ये सही है वेरिएबल, ये वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल के रूल को फॉलो कर रहा है। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता, जैसे ABC अंडरस्कोर BC मान लीजिए 6 दे दिए, सही है। ये वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। ABC जगह छोड़ के लिख दिए CD मान लीजिए इसका 10 दे दिए, तो ये गलत हो जाएगा, वेरिएबल के नाम नहीं हो सकता, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर 1A लिखते हैं 5, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। उसी तरह हम लिखिए A1 = 6, ये वेरिएबल सही है, वेरिएबल के नाम का पहला अक्षर अल्फाबेट है और आगे नंबर हो सकता है। तो ये चीज है। और एक बात और लास्ट में बोलेंगे, वेरिएबल के नाम में या कोई आइडेंटिफायर है, उस आइडेंटिफायर के नाम का पहला नाम के रूप में हम कोई भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। जैसे वॉइड कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड को लाखे वो वेरिएबल के रूल को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं INT = 5, अब लिख दिए, अब ये वेरिएबल के रूल को तो फॉलो कर रहा है, पहला अक्षर अल्फाबेट है, कहीं सिंबल नहीं है, ब्लैंक स्पेस भी नहीं है, सब चीजें फॉलो करता है, फिर भी ये वेरिएबल का नहीं हो सकता, फिर भी वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि इंट नाम का कीवर्ड है, पहले से इसका डेफिनेशन डिफाइन करके रखा हुआ है, ये कीवर्ड है, और कीवर्ड को वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आगे बढ़िए और आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन वैलिड कौन है, जैसे इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, उसी तरह IJK 3 को वेरिएबल बनाया इंट नाम का, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर क्या क्या CH और फर्स्ट नाम का कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, ये भी सही है। फ्लोट टोटल और नेट नाम का फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया, ये भी सही है। लॉन्ग INT और ये क्या किया SAL, अच्छा लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर है SAL सैलरी नाम का बनाया, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये सारा जितना भी लिखे हैं ये सब वेरिएबल का टाइप है, मतलब ये वेरिएबल हो सकता है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल के बारे में कुछ स्कोप बताया है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये क्या है। देखिए ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है वैसा वेरिएबल जिसको हम लोग टॉप पर डिक्लेयर करते हैं और वो पूरे प्रोग्राम के लिए उसका वैल्यू जो है ना कॉमन होता है, उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो सारे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी किसी जगह पर भी उसको एक्सेस करेंगे, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल होता है मतलब वैसा वेरिएबल जो जिसका स्कोप लिमिटेड हो, मतलब एक ब्लॉक के अंदर अगर उस वेरिएबल को डिफाइन किया तो उसका स्कोप उसी वेरिएबल के अंदर होगा, उसके वेरिएबल के स्कोप उस मतलब उस ब्लॉक के बाहर उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये लोकल वेरिएबल कहलाता है। जैसे देख लीजिए आउटपुट के रूप, यहाँ देखिए, हाँ ग्लोबल वेरिएबल में एक बात और समझिए, जो प्री प्रोसेसर है उसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए क्या किया, मेन फंक्शन से बाहर वेरिएबल बना लिए, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बना लिया, एक कैरेक्टर का नाम का वेरिएबल बना लिए, ये गलत ये लिखा हुआ, मान लीजिए कैरेक्टर A, उसके बाद स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लिए, 3 को वेरिएबल बना लिए टॉप पर, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। चलिए ठीक है, एक और वेरिएबल है चौथा, नंबर ऑफ सन्स, और इंटीजर टाइप का, अनसाइंड इंटीजर टाइप का बनाए। अनसाइंड का मतलब साइंड और अनसाइंड होता है, माने वही प्लस माइनस जो वैल्यू लगाते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस इंटू, ये अगर साइन के साथ जैसे +5, ये साइंड वेरिएबल हो गया। अनसाइंड का मतलब इसमें सिंबल नहीं यूज करते हैं, वो अनसाइंड हो गया। तो उस तरह से ये इतना सारा वेरिएबल बना। चलिए ये सारा वेरिएबल बना, ये सारा मेन फंक्शन से ऊपर में बना हुआ है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसका वैल्यू हम जहां पर भी यूज करेंगे कॉमन हो जाएगा, यूज करेगा। जैसे देखिए अनसाइंड शॉर्ट एज, मैंने शॉर्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर का एक छोटा रूप है, और ये एज नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर क्या किया, फ्लोट FLOAT, गलती लिखा हुआ FLOAT होगा, फ्लोट नंबर अनदर नंबर, ये लगाया। ये दोनों वेरिएबल जो होगा इसका जो लिमिट, इसका जो स्कोप है सिर्फ इस मेन फंक्शन के है, मेन फंक्शन से बाहर अगर इसका यूज करने चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे।
उसको जब तक नहीं भेजेंगे डेटा को तब तक नहीं, मतलब वेरिएबल को यूज ही नहीं कर सकते। सिंपल जानिए, डेटा को भेज सकते हैं उसके अंदर, लेकिन उस वेरिएबल को बाहर ही एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि लोकल है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल को बाहर, ये दोनों देख रहे हैं यहाँ पर, इंटर एज और एज दे दिए, यानी जो भी एज होगा उसका एज इनपुट कर देगा। तो ये लोकल वेरिएबल मेन, माने किसी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे, एक फंक्शन के अंदर ब्लॉक वेरिएबल बनाएंगे, वो उसका लिमिटेशन, उसका स्कोप उसी ब्लॉक के अंदर तक ही सीमित रहता है, तो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। और वैसा वेरिएबल जो इस ब्लॉक में नहीं बना के टॉप पर डिक्लेयर करते, बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, टॉप पर डिक्लेयर करते हैं, और उसका जो उसका वैल्यू है पूरे प्रोग्राम के लिए कॉमन हो जाता है, वो हो गया ग्लोबल वेरिएबल। आगे आइए, अब देखिए ये सारा अभी एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है और एमसीक्यू को बनाते हैं, और फिर हम इस वीडियो को पार्ट 1 वीडियो को यहीं खत्म कर देंगे एमसीक्यू बताने के बाद, और फिर हम दूसरे वीडियो में उसके आगे के टॉपिक पर आएंगे। देखिए कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सही सिंटेक्स क्या है। देखिए सबसे पहले INT डेटा टाइप लगे थी, वेरिएबल का डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, और जगह छोड़ के लिखते हैं वेरिएबल का नाम। अगर जगह छोड़ के वेरिएबल के नाम, अगर इस तरह का सिंटेक्स को कोई फॉलो कर रहा है तो वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए INT x, सही है। उसी तरह देखिए INT नंबर, NUMBR, नंबर नाम का वेरिएबल है, ये सही है, ये सही है, पहला सही है। दूसरा देखिए इंटीजर लिख दिया, INT डेटा टाइप होता है, इंटीजर डेटा टाइप नहीं होता है, ये गलत हो गया। भैर, भैर नाम का कोई सिंटेक्स से नहीं है, भैर नाम का डेटा टाइप होता ही नहीं। और देखिए इसमें क्या हुआ, इंट जो डेटा टाइप है वेरिएबल के बाद लगा दिया, वेरिएबल से पहले होता है, पहले डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल दैट कैन बी मॉडिफाइड। अच्छा, माने इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसके वैल्यू को बदल ही नहीं सकते हैं, मॉडिफाइड, कांट वेरीफाइड, माने चेंज ही नहीं सकते हैं, तो वो कांस्टेंट है, कांस्ट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके वैल्यू को कभी बदल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम एक नॉर्मल वेरिएबल एक्स इजकल टू 6 लिख दिए और आगे चल के एक्स इजकल टू 7 लिख दिए, ये क्या होगा, एक्स नाम का वेरिएबल बनाएगा, 1001 लोकेशन बनाएगा, 6 रख देगा। अगली बार क्या किए, 7 डाल दिए, ये क्या करे, हटा देगा, 7 रख देगा, एकदम सही है। लेकिन क्या होगा, सुन लीजिए, लेकिन क्या होगा अगर हम क्या किए, एक वेरिएबल बना दिए एक्स इजकल टू 7, इसके पहले लगा दिए CONST, अभी कॉन्स्ट लगा दी थी, वेरिएबल बन गया कांस्टेंट। अब क्या होगा, एक्स इजकल टू जैसे ही 8 लिखने जाएंगे, इस लाइन में एरर दे देगा, इस लाइन में एरर दे देगा, कहेगा कि हम x नाम के जो वेरिएबल है वो उसको कांट बी मॉडिफाइड, माने उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट वेरिएबल है, माने फिक्स्ड वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कॉन्स्ट। फाइनल एक कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, इनविटेबल भी कीवर्ड, ये सब आगे चल के बताएंगे हम। फिलहाल अभी कॉन्स्ट एक वेरिएबल, जिसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्ट। आगे कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट बताइए। देखिए एक्स इक्वल टू 10, 10 नाम का वेरिएबल बनाया, चलिए ठीक है, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, 10 रख दिया उसके अंदर, 1001 कोई भी मेमोरी लोकेशन दे दी। अगला क्या किया है, एक्स बराबर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 5, एक्स में जो भी वैल्यू है उसको 5 से जोड़ दो, और जोड़ने के बाद एक्स में रख दो। ठीक है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, 15 एक्स में रख दी, और इसको सी आउट मैंने आउटपुट कर देंगे, करेक्ट आउट 15 देगा आउटपुट। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स डिक्लेयर टू कांस्टेंट वेरिएबल। अभी जस्ट बताएं, कांस्ट वेरिएबल का नाम, वैल्यू दे दीजिए, कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आएंगे, ये सही है। अगला देख लीजिए, कांस्ट इंट एक्स, अच्छा ये गलत हो गया ना, मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक, सॉरी। माने कांस्टेंट सबसे पहले क्या है, वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू रख दिए, इससे पहले डेटा टाइप लगाएंगे, ये हो सही है। इसके पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तब ना सही होगा, ये कंप्लीट सिग्नेचर। लेकिन देखिए 2 नंबर में क्या हुआ, सो डेटा टाइप गायब कर दिया, इंटीजर फ्लोट लॉन्ग डबल ए गायब कर दिया, इसीलिए कांस्ट एक्स इक्वल टू 10 लीजिए, गलत हो गया, बाय मिस्टेक हम टिक लगा दिए, थोड़ा सा ध्यान देना था। तो जल्दीबाजी में आंसर हड़बड़ा कर नहीं लगाना चाहिए, पूरे पढ़ना चाहिए तब लगाना चाहिए। तो देखिए इसका क्या है, कांस्ट ठीक है, डेटा टाइप ठीक है, वेरिएबल का नाम ठीक है, इक्वल टू में 10 दी, वो सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। ठीक है, और ये सब गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड इफ यू विल ट्राई टू चेंज द कांस्टेंट वेरिएबल। अगर कांस्टेंट वेरिएबल को सी प्लस में चेंज करें तो क्या करेगा, बताइए। ये आपको रन टाइम एरर देगा कि कंपाइल टाइम,
जैसा ही उसको पहली बार हम कंपाइल करते हैं तब रन करते हैं, तो जैसा ही कंपाइल करने जाएंगे उसी समय एरर दे देगा। ठीक है, गिव्स द कंपाइलेशन एरर, कंपाइल टाइम में एरर दे देगा कि जो वेरिएबल है कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए सही है। रन टाइम नहीं देगा, पहले कंपाइले आता है तब रन होता है, तो कंपाइले में एरर दे देगा, रन में नहीं देगा। ठीक है, सक्सेसफुल चेंज नहीं हुआ, ये हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन और नेम्ड कांस्टेंट यूजिंग प्री प्रोसेसर। अच्छा, प्री प्रोसेसर ग्रुप में अगर कोई कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, वेरिएबल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश डिफाइन, मान लीजिए मैक्स नाम का वेरिएबल बना दिया, 7 डाल दिए, तो ये क्या हुआ पता है, ये डिफाइन जो कीवर्ड है इसी के माध्यम से एक कांस्टेंट वेरिएबल प्री प्रोसेसर ग्रुप में बना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पीछे बताए थे, पीछे देखे होइएगा आप, कहाँ देखे हुए दिखा देते हैं, आइए ये देखिए, यहाँ पर नहीं था, इसके पहले था शायद, चलिए रुकिए दिखा दे, देखिए यहाँ हैश डिफाइन अब पी आई नाम का, पाई नाम का वेरिएबल है जिसमें इतना वैल्यू दे दिए, ये क्या है, कॉन्स्टेंटिव वेरिएबल तो है प्री प्रोसेसर ग्रुप में, यही चीज है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इन सी। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्लोट के लिए क्या करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। जैसे x इजकल टू 7.5 लिख दिए, इसके लिए हम लोग पहले फ्लोट लगा देते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप, ये फ्लोटिंग वेरिएबल हो गया। उम्मीद इंटीजर टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए 0 से लेके 0 1 2 पॉजिटिव या -1 -2 इस तरह से निगेटिव। कैरेक्टर में आएंगे तो सिंगल कोट में ए बी, ठीक है, और एट द रेट, ये सब फ्लोटिंग आ गया। बुलियन में ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, 1 या 0। आइए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइज ऑफ डबल इन सी प्लस। सी प्लस डबल का साइज क्या है, आपको पता है, फ्लोट का बड़ा भाई है, फ्लोट है 4 बाइट का, तो डबल क्या होगा, दुगुना हो जाएगा उसका, 8 बाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में पूछे तो 32 बीट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 88 64 बीट हो जाएगा। चलिए बाइट में आंसर है, 8 बाइट लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन सी प्लस। अब कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाना तो क्या करेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल यूज करेंगे कैर, ऑप्शन नंबर ए। आइए तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बुल, बी डबल वाल बुल माने बुलियन वेरिएबल विच इज असाइन ट्रू। अच्छा देखिए, आप समझ लीजिए, 1 को ट्रू बोलते हैं, 0 को फॉल्स बोलते हैं। यहाँ ट्रू बोला है और उसको बुलियन वेरिएबल में रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो यही खत्म करते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर हम लेके आएंगे और ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसका नोट्स भी बना हुआ है, हम ऑपरेटर को अच्छे समझाएंगे, जो ऑपरेट करने का काम करता है, कैलकुलेशन करता है अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम इसको दूसरे वीडियो में लेकर आते हैं, पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप देखते रहिए, सारा नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपकी हेल्प बहुत अच्छे से होगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं वीडियो, थैंक यू।